नमस्कार दोस्तों, द इंडिक स्पेयर में आपका स्वागत है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को इनिशिएट किया और पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। आज फ्लैश पॉइंट 2025 में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान किस तरीके का अटैक भारत में करने की कोशिश कर सकता है और इसके क्या रिपोर्केशंस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसिम मुनीर के लीडरशिप में पाकिस्तानी मिलिट्री और शहबाज शरीफ के पास भारत के खिलाफ क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, लिमिटेड मिलिट्री रिटेलिएशन। इसके तहत पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक भारत में कर सकते हैं, जिनमें पाकिस्तानी मिलिट्री और नेवी भी उनको हेल्प कर सकती है। बट भारत ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। हमारे सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और बाकी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स ऐसी अटैक्स को जड़ से नष्ट करने के लिए सक्षम है। ऐसी हरकतें पाकिस्तान ऑलरेडी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कर चुका है। हमने कल देखा कि पंजाब के कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया है। तो जिस अंदाज से भारत ने पाकिस्तान पे बिना कोई रोक टोक के जाके अपनी मिसाइल्स गिराई, इसी तरीके से पाकिस्तान को भारत में अटैक करना बहुत मुश्किल होगा। हमारे तरफ से अगर 25 मिसाइल चलाए गए तो 25 के 25 जाके पाकिस्तान में लैंड हुए। बट अगर पाकिस्तान को यहाँ पे 30 या 35 मिसाइल लैंड करवानी है तो उनके तरफ से 100 या 150 मिसाइल्स लॉन्च करने पड़ेंगे, which will be a major escalation from Pakistan's side, and obviously India will respond to that very hard. Option number 2, air defense posturing. एयर डिफेंस पॉस्चरिंग के तहत पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को डिस्प्ले करा सकता है पूरे दुनिया के सामने, जो कि उनको और एम्बेरस करेगा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सीन द वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम and how easily our systems, our projectiles have penetrated into the Pakistani territory and launched precision attacks. Option number 3, cyber operations. We have already seen Pakistani cyber groups trying to penetrate into Indian systems and create chaos. जैसे कल कुछ न्यूज चैनल्स में ये चीज देखा गया, उन्होंने ये इस चीज को हमारे साथ शेयर किया। बट भारत के सिस्टम्स और भारत के काउंटर मेजर्स आर मच मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी साइबर आर्मी, and if they launch any attack, we will retaliate, and we will retaliate even harder. Option number 4, diplomatic outreach, जिसमें पाकिस्तान माहिर है, हम सबको पता है। ये लोग कटोरा डिप्लोमेसी में नंबर 1 है। ये कटोरा डिप्लोमेसी की तरफ उनको काफ़ी प्रैक्टिस है कि किस तरफ से जाके बाकी मुल्कों से भीख मांगी जाती है। So we can expect them to run around countries like Saudi Arabia, UAE, and of course their father China. But इसमें उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। ऑप्शन नंबर 5, प्रोपागेंडा कैंपेन। हम लोग कल परसों से देख ही रहे हैं कि इनके डिफेंस मिनिस्टर्स, इनके सोशल मीडिया बॉट्स, दे आर टेलिंग अस दैट वी हैव डाउन 5 राफेल्स। कोई बोलता है 5 जहाज हमने मार गिराए, कोई बोलता है 7 जहाज हमने मार गिराए। बट एक भी प्रूफ वो लोग आज तक इसके बारे में दे नहीं पाए। सो दे विल ट्राई, बट दे विल कीप ट्राइंग to confuse the Indian public and the world public at large that Pakistanis have retaliated and retaliated effectively. But ये यहाँ भी हमसे मुक्के खाएंगे, अब लिख लीजिए हमसे, because the kind of educated social media users that we have, we will reveal them and we will destroy their propaganda campaign. Option number 6, the economic measures. हालांकि ये लोग ऑलरेडी भिखारी हो चुके हैं, बट फिर भी ये लोग कोशिश कर सकते हैं कि भारत के साथ बाकी सारे ट्रेड को वो लोग बंद कर दे, जिससे नुकसान ऑब्वियसली उनके बिजनेस में ज्यादा होगा बनस्पत इसके कि भारत के बिजनेस को कितना नुकसान होता है। बट दे विल कीप ट्राइंग टू डू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू प्लीज देयर पब्लिक। ये लोग ये सब कोशिश कर सकते हैं, बट इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 7, एंड दैट्स पाकिस्तान्स फोर्टे, कोवर्ट ऑपरेशंस। कोवर्ट ऑपरेशंस में पाकिस्तानी मिलिट्री वर्ल्ड के टॉप 2 या 3 मिलिट्री में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग भारत के हर हिस्से में कोवर्ट ऑपरेशंस कर चुके हैं। वहां पे जाके लोकल्स को यूज करके किस तरीके से भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, इसमें पाकिस्तानी आर्मी को महारत हासिल है, जिसमें ऑब्वियसली इनको CIA से ट्रेनिंग मिला हुआ था सोवियत रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। But after that, they have mastered that skill and they're expert in doing that. So we all need to be very careful about their covert measures. Point number 8, international forums. International forums में जाके रोना कैसी मचाई जाती है, even though they are not at a legal point. पाकिस्तानी इसमें माहिर है. They are experts in playing the victim card. They will keep trying that. They will keep try to
generate support for them. And barring one or two countries, not very serious countries are going to back their claims because they are already suffering from this disease which originates in Pakistan. आज लंदन, न्यूयॉर्क, यूरोपियन सिटीज सबको पता है कि जिस तरीके की वायरस को पाकिस्तान पनाह देता है, अगर उस वायरस को जड़ से नहीं समाप्त किया जाए तो ये कितनी डेंजरस बन सकता है उनके लिए भी. So the chances of Pakistan getting some serious supports from international forums is very very lean. Point number 9, humanitarian appeals. पाकिस्तान अपने भाई हमास से ये ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं. हमें अक्सर देखने को मिलता है कि हमास टेररिस्ट इजराइल में जाके कोई टेररिस्ट हमला कर आते हैं और इसके जवाब में इजराइल जब उन पे कोई हमला लॉन्च करता है तो दे विल क्राई लाइक दैट इजराइल ने पूरे स्कूल में बॉम्ब मार दिए, बच्चों को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया. ये आर्ट में हमास एक्सपर्ट है और आज के डेट में हमास भी पाकिस्तानियों को ट्रेन कर रहा है. वी हैव ऑलरेडी सीन हमास प्रेजेंस इन कश्मीर. सो यू नो पाकिस्तानीज विल ट्राई टू एप दैट. ये लोग कोशिश करेंगे कि इंडियन आर्मी ने स्कूल पे हमला कर दिया, इंडियन आर्मी ने सिविलियंस को मार दिया, जबकि फैक्ट्स पूरे दुनिया को पता है कि इंडियन आर्मी ने बहुत ही चुन के केवल टेररिस्ट ठिकानों को निशाना बनाया है और कोलेटरल डैमेज को मिनिमल रखने की पूरी कोशिश करी गई है. पॉइंट नंबर 10, पाकिस्तानी सिस्टम की सबसे पसंदीदा ऑप्शन, न्यूक्लियर पॉस्चरिंग. उनके नेता, उनके संतरी, इनके मंत्री, ये लोग हर बारी एक ही राग अलापते रहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे. बट इन गधों को ये तक नहीं पता है कि न्यूक्लियर बटन दबाने का मतलब अटैक नहीं होता है. न्यूक्लियर बटन दबाने का मतलब सुइसाइड होता है. सो वी मस्ट नॉट बाय देयर ब्लफ. आइए अब बात करते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर के बारे में, जो ये पूरे एपिसोड के सूत्रधार है. आसिम मुनीर का जन्म 1968 में रावलपिंडी में हुआ था. Was commissioned into the 23rd Battalion of the Frontier Force in 1986. आसिम मुनीर का भारत से बड़ा पुराना दुश्मनी है. आसिम मुनीर पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की उस दौर से आता है जब उनका धंधा चरम पे था. यूएस और यूएसएसआर के बीच में टक्कर चल रहा था और सीआईए ने आईएसआई को जम के यूज किया अपने जिहादी नेटवर्क फैलाने के लिए और अपनी गंध, जो गंध इस्लाम है, उसको चारों ओर से अफगानिस्तान में भर भर के फैलाने के लिए. उस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मियों का चांदी था, उन्होंने दबा के डॉलर लपके और इसके बदले पूरे पाकिस्तानी सोसाइटी में गंद भर दिया. वैसे आसिम मुनीर खानदानी जाहिल है. ये लोग जलंधर से 1947 में पाकिस्तान गए और उसका बाप जो था वो भी मद्रासे का प्रिंसिपल था. तो जाहिर सी बात है जहालियत उसके खून में दौड़ता है. अब देखते हैं जलंधर की मिट्टी का कर्ज आसिम मुनीर ने किस तरीके से बेईमानी से अदा किया. सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब आसिम मुनीर कमांडर था, फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज के, 2014 से 2016 तक. ये वही दौर था जब भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने ओथ लिया था और एलएसी में उस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत ज्यादा उधम मचाने की कोशिश करी और मोदी सरकार से बहुत बुरी तरीके से पिट के फिर वो शांत हो गए. और इस दौरान आसिम मुनीर ने अपनी इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाया कि अगले 10 साल तक उनकी इकोनॉमी कटोरा हाथ में लेके पूरी दुनिया में घूमती रही. इसी दौरान जनवरी 2016 में पठानकोट का हमला हुआ और आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मिलिट्री को एक बार फिर लतार लगवाई. फिर बात करते हैं 2016 से 2018 तक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रहे हुए आसिम मुनीर की टेन्योर के बारे में. उस दौरान उरी का अटैक हुआ, फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करी और पाकिस्तानी आर्मी के नाक आसिम मुनीर ने एक बार फिर कटवा दिया. फिर आता है मुनीर साहब के कैरियर का वो दौर जब वो DGISI थे. उस दौरान पुलवामा का हमला हुआ और उसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर उनकी आतंकी ठिकानों पे हमला किया और पाकिस्तानी सेना का नाक एक बार फिर वहां पे कटवाया गया. ये लोग अभी मेरे कमेंट्स में आके मेरे पाकिस्तानी दोस्त लोग बोलेंगे हाउ इज टी एंड ऑल, बट भाई सच्चाई ये है कि हमारा बंदा 1970 के दशक के एयरक्राफ्ट को लेके आपके सरहद के अंदर गया. वो जो दूसरा बंदा आपको कभी मिला नहीं, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो F-16 उड़ा रहा था और वो F-16 आपका वहां से वो मार के आया. इसके बाद आप लोगों ने उसको बहनोई की तरह ट्रीट किया, जैसे
जब आपकी बहन की शादी होती है तो सुहागरात की अगली रात को जैसे उसको नया सूट दिलवाया जाता है, उसकी अच्छी तरीके से फेशियल करवाया जाता है, फिर एकदम दूल्हे भाई को अच्छी तरीके से आपने कार में बिठा के बाइज्जत हिंदुस्तान के हाथों रिटर्न किया। सो द टी वॉज गुड और दूल्हे भाई की तरह ट्रीटमेंट वॉज एक्सीलेंट। फिर आता है 2019 से 2021 का दौर, क्रॉप्स कमांडर XXX क्रॉप्स गुजरनवाला। उसी दौरान भाई साहब ने LOC को दोबारा से हॉट करने की कोशिश करी और हमारे बंदे ने आर्टिकल 370 को डंप करके और कश्मीर इंटीग्रेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कश्मीर इंटीग्रेशन की फाइनल पार्ट अभी बचा हुआ है। वो लगता है कि मुनीर साहब जाते जाते उसको भी पूरा करा ही जाएंगे। अब आता है उनके शानदार करियर की अगली दौर, 2021 से लेके 2022 तक, जब वो क्वार्टर कमांडर जनरल GHQ थे। उस दौरान पाकिस्तान के इकोनॉमिक ऊज इतने बढ़ गए कि लोग ऑलमोस्ट कंगालियत के कगार पे पहुंच गए। फिर इतने शानदार करियर के बाद नवंबर 2022 में इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। लगता है अपनी अधूरी मिशन को पूरा करे बिना आसिफ मुनीर मानेंगे नहीं। अब आपको मैं बताता हूं आसिफ मुनीर के धंधे के बारे में। आसिफ मुनीर कोई मिलिट्री जनरल या कोई सोल्जर नहीं है, वो व्यापारी आदमी है भाई। वो अपना टेरर का व्यापार उस टाइम से कर रहा है जब टेरर की व्यापार पाकिस्तान के सबसे बड़ा इंडस्ट्री हुआ करता था। आज के दौर में थोड़ी सी मंदी उसमें आई हुई थी जब से यूएस ने अपना फोकस इस रीजन से थोड़ा सा हटाया था। अब लगता है पाकिस्तानी आर्मी के अच्छे दिन थोड़े बहुत फिर से वापस आने वाले हैं क्योंकि यूएस का फोकस इस रीजन में वापस आ रहा है। यूएस वांट्स टू डिटर चाइना, दे वांट टू स्टॉप चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन ग्वादर एंड इन ईरान, एंड एज ऑलवेज पाकिस्तानी आर्मी इज रेडी टू सर्व देम लाइक ओबीडिएंट सर्वेंट। तो ये जो उछाल आप देख रहे हैं ना अभी पाकिस्तानी आर्मियों के जोश में, ये और कुछ नहीं है, उनके गोरे बापों से मिली हुई थोड़ी सी डॉलर्स की कमाल है। इसी वजह से इनको IMF से अभी लोन भी मिला है और हो सकता है एक आध लोन आगे और मिल जाए। ना इनकी इकोनॉमी कभी सुधरने वाली है, ना इनकी एटीट्यूड कभी सुधरने वाला है। पाकिस्तान इज अ सोसाइटी कैन नॉट राइज टिल द टाइम पाकिस्तानी आर्मी इज देयर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी है और जब तक पाकिस्तानी आर्मी है पाकिस्तान कभी राइज कर ही नहीं पाएगी। ये अपने अवाम को हिंदुस्तान का चूरन बेचते रहेंगे और उनका काटते रहेंगे। ये सब के सब धंधे वाले लोग हैं, इनके बाहर करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स है, ये बिजनेस करते हैं और जब मौका मिले गोरों से पैसे ऐड लेते हैं अमदाद के नाम पर, लोन्स के नाम पर और किसी भी और बहाने से, और एक भी पैसा सही जगह नहीं लगाते। जहालियत के फैक्ट्री मद्रासास उनके रिक्रूटमेंट ग्राउंड है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि किस तरीके से UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जनाजे पे पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स जाके वहां पे अपनी सर झुका रहे हैं। सो दिस मर्सनरी फोर्स इज नॉट द पाकिस्तान आर्मी। आप उनके नाम से कभी गुमराह मत होना। पाकिस्तान के पास कोई आर्मी है ही नहीं। ये एक जाहिलों की फौज है जो पाकिस्तान को गिरवी रख के पाकिस्तान की दलाली करती है। सो ये था आज का हमारा वीडियो फ्लैश पॉइंट 2025 के ऊपर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है पाकिस्तानी रिटेलिएशन किस तरीके से हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम इसी तरीके से मीनिंगफुल कंटेंट लेके आपके पास आ पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। जय हिंद।